गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, कल इकोनॉमिक्स का आपका पेपर है और सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो। आ, दो पार्ट है पूरी इकोनॉमिक्स में। एक तरफ तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है 40 मार्क्स का, जहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, और दूसरी तरफ आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ मैं एक थोड़ा सा रिकैप करा दूंगा 8 10 15 मिनट में, ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हों। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 8 चैप्टर्स हैं। जो पहला सबसे चैप्टर है यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ब्रिटिश एरा के दौर की बात करता है कि ब्रिटिश एरा के दौर में किस तरीके का इकोनॉमिक पॉलिसी था। बहुत ही श्रूड इकोनॉमिक पॉलिसी था। कुछ की पॉइंट्स उसमें थे। की पॉइंट ये था कि जो उस वक्त की इंडियन इकोनॉमी थी वो फीडर इकोनॉमी के तौर पे काम करती थी, जिसमें हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि जो हमारा उस वक्त एक्सपोर्ट था वो सरप्लस तो था लेकिन रिवर्स था। यानी हम एक्सपोर्ट जो किया करते थे वो रॉ मटेरियल का करते थे और इंपोर्ट जो करते थे वो फिनिश गुड का करते थे, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल बड़ी तादाद में जो है ब्रिटेन जा रहा था। और ब्रिटेन से की फैक्ट्रियों में, क्योंकि उस दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, सामान बनता था, मैन्युफैक्चर होता था, और वो मैन्युफैक्चर होके इंडिया की मार्केट में उसको लाके डंप कर दिया जाता था। साथ ही साथ उस दौर में जमींदारी सिस्टम भी था। जमींदारी सिस्टम एक पिरामिड बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, जिस पिरामिड के टॉप पे ब्रिटिश लॉर्ड बैठता था, बीच में जमींदार बैठता था, थर्ड पे पीजेंट रहता था। पीजेंट को किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं मिलता था, बट कंटिन्यूसली उसको काम करना पड़ता था, और विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, विदाउट एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल सपोर्ट, और जो भी प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन एक तरीके से वो जमींदार को देता था, और जमींदार जो था उस दौर के जो ब्रिटिश होते थे उनको देता था। अगली बात यहाँ पे कि ब्रिटिश के दौर की अगर हम बात करते हैं तो उस दौर में एजुकेशनल सिस्टम कुछ नहीं था, मेडिकल सिस्टम की बहुत ही खस्ता हालत थी, डेमोग्राफिक सिस्टम काफ़ी अनइवन था, बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते थे कि बर्थ रेट नीचे थी, डेथ रेट बहुत हाई थी, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेडिकल सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों जो लोग आबादी, जो न्यूली बॉर्न आबादी थी, न्यूली बॉर्न पॉपुलेशन थी, उसको किस तरीके से बचाया जाए। तो इस सारी चीज़ों का एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब उसी दौर में अगर हम बात करें तो रेलवे एक ऐसा सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स का बहुत एक तरीके से इनोवेटिव सिस्टम था। ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बहुत नए तरीके का सिस्टम था, या फिर आप एक कह सकते हो कि वो एक ऐसा सिस्टम था जिसको आज भी कैरी किया जा रहा है, और आज भी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का अगर कोई सिस्टम है तो वो रेलवे सिस्टम है। नेक्स्ट चैप्टर बात कर रहा है इस बात पे कि इंडिया जब आज़ादी पा लिया, यानी 47 के बाद व्हाट आर दोज चैलेंजेस, अगर हम उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बेसिकली जो डिस्कशन था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी प्लानिंग से रिलेटेड, कि देश आज़ाद हो चुका है, देश के ऊपर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ डेट है, ठीक है ना, और मैसिव पॉपुलेशन उस दौर के हिसाब से भी थी, साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिसोर्सेज थी हमारे पास वो नहीं थी। चैलेंजेस ही चैलेंजेस थी हर फ्रंट पे, और उसी सारे चैलेंजेस को फोर्स करने के लिए, उसी सारे चैलेंजेस को एक अच्छा रिप्लाई देने के लिए प्लानिंग कमीशन वगैरह को बनाया गया, 5 ईयर प्लान को बनाया गया। उसी दौर में हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी एक ज़बरदस्त चीज़ आती है, यानी इंडिया आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन। उस प्रॉब्लम को ज़बरदस्त तरीके से एम एस स्वामीनाथन और उनकी टीम ने रिजॉल्व किया, और 1966-67 के दौरान हम देखते हैं कि पहली बार 65 के दौरान पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन 1 फर्स्ट एरा रहता है, सेकेंड एरा 70s में हम देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के बड़े हिस्से को बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, स्पेशली अगर हम राइस और वीट की बात करें। और यही वो दौर था जिस दौर में हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हमारी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी, और पब्लिक सेक्टर यूनिट में एक तरीके से लगातार लीडिंग रोल प्ले कर रही थी। लगातार इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी का इंक्रीज होने की जो बात की जाती है, उस जीडीपी में आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो इम्पॉर्टेंट रोल और अहम रोल था वो इम्पॉर्टेंट और अहम रोल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का हुआ करता था। लेकिन 80s के दौर के आसपास हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट लगातार अपना ख़राब रोल प्ले करती है, और फाइनली एक ऐसा एरा आता है जिस एरा में हम देखते हैं कि हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट एक हब बन जाता है, करप्शन का हब बन जाता है, रेड टेपिज्म का, बहुत ज़्यादा डीले होने लगता है, इनएफिशिएंसी हो जाती है, और तमाम तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है।
अब इसके बाद 90 के बाद दौर आता है, वो दौर था 24 जुलाई 1991। ये वो टाइम था जिस दिन इंडिया ने अपनी फाइनली इकोनॉमी को ओपन कर दिया था और इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ गई थी। लाइसेंस, कोटा, परमिट जो एक दौर था, उससे लाइसेंस ने लिबरलाइजेशन को रिप्लेस किया था, कोटा ने प्राइवेटाइजेशन को रिप्लेस किया था और परमिट ने एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को आप कह सकते हो, यानी एलक्यूपी को रिप्लेस किया था एलपीजी ने। और ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी लिबरलाइज किया गया पॉलिसीज़ को, थोड़ा लाइसेंस बेस्ड सिस्टम कम किया गया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया गया और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश की गई। और ये पर्टिकुलर एक ऐसा टाइम फ्रेम था जिसने इंडिया को बहुत एडवांटेज भी दिया। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, हम अगर आईटी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सर्विस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी से बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिला। अगर मैं आगे आ जाऊं, जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी चीज़ हमको याद रखनी है, तो जो सबसे पहली चीज़ हमको बेसिकली वो याद रखनी है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। यानी गवर्नमेंट जब एजुकेशन पे पैसा खर्च करने लगे, हेल्थ पे पैसा खर्च करने लगे, बहुत तरीके की ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करे, उसके बाद इजी माइग्रेशन अगर हो जाए, इंफॉर्मेशन वगैरह का जो ट्रैवल है वो इजी हो जाए, तब हम देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद अगर हम इस पर बात करें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, वो है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जो फॉर्मेशन है, यानी ह्यूमन कैपिटल को बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, उसके बाद ब्रेन ड्रेन, जो लोग यहाँ एक जहाँ से दूसरी जहाँ जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि वो लोग यहाँ पे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन मूव कर गए किसी और जहाँ पे। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह अगर क्वालिटी की नहीं है, तब भी एक इशू आता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ रूरल डेवलपमेंट पे, तो रूरल डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। यानी वो डेवलपमेंट जो बेसिकली हम गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, गांव के